नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके जो कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं और जिस तरीके से आप सब मेरे चैनल के साथ एंगेज कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल भी जो हमने अदानी के ऊपर कार्यक्रम किया था, बहुत सारे लोगों ने देखा और जितना हमारा सब्सक्राइबर बेस है, एक लिमिटेड सब्सक्राइबर बेस है बिकॉज़ चैनल की शुरुआत अभी हुई है और उस हिसाब से जिस तरीके से लोग इस चैनल को देख रहे हैं, तो मेरा मनोबल काफ़ी बढ़ रहा है और आपसे वही प्रॉमिस करूंगी कि आपको कभी मायूसी नहीं होगी और मेरे प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहें कि इस प्लेटफॉर्म को जरूर देखें, क्योंकि कुछ ही आवाजें हैं जो आपको मेरे प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। ईमानदार और जो निष्पक्ष आवाजें हैं उनको मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आती हूँ, ताकि आप उन्हें सुने और समझें कि असली मुद्दा क्या है और समाज को ये मुद्दे कहाँ लेकर जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं गौतम अदानी की, जो लगातार सुर्खियों में बने हैं। कल गौतम अदानी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और चुप्पी में उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके के चैलेंजेस हमारे ऊपर पहले भी आए थे और ऐसी चुनौतियों का सामना मुझे करना आता है। और जो रिश्वतखोरी और घूस खांड का जो मामला था, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमने सारे रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म्स हैं उससे हमने कंप्लाई किया है, यानी कि उसको फॉलो किया है। एक तरीके से गौतम अदानी ये कह रहे हैं कि भाई हमने कोई काम गलत नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ एक और खबर आज अर्ली मॉर्निंग, जो कि अमेरिकन टाइम से कल देर शाम या देर रात आ चुकी थी, क्योंकि मैंने कल देर रात को वो खबर पढ़ी थी कि एफबीआई के नए डायरेक्टर होंगे कैश पटेल, जिनका एक गुजराती कनेक्शन है, वो गुजराती हैं और गुजराती ओरिजिन के हैं। तो अब लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि क्या गौतम अदानी इस गुजराती कनेक्शन को इस्तेमाल करके और अपने आप को बाइज्जत बरी करेंगे। इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई, तो मैंने सोचा कि इस चर्चा पर आज हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। और हमारे साथ हिमांशु आर बयानी और अरुण अग्रवाल जी, जो कि आप लगातार सुनते रहते हैं। अरुण अग्रवाल जी सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हिमांशु आर बयानी हमारे साथ हैं, स्वतंत्र पत्रकार, आपका भी स्वागत है। आज की चर्चा मैं अरुण जी से शुरू करूंगी कि अरुण जी, ये जो पूरी चर्चाएं हैं कि एफबीआई के जो होने वाले डायरेक्टर कैश पटेल और गौतम अदानी की जो चुप्पी टूटी है इस पूरे घूसकांड पर, इसका कोई आप कनेक्शन देखते हैं? क्योंकि लोग इसको लेकर चर्चा करने लगे हैं कि अब दोनों गुजराती भाई मिलकर ये इंश्योर करेंगे कि किसी न किसी तरीके से गौतम अदानी को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। नमस्कार नीलू जी, आपका चैनल जो है और ग्रो करे और जिस तरह से निष्ठा से आप चलाती हैं उस तरह से हम लोग भी बराबर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ये दूसरी बात की, जैसे ये समाचार आया तो लोगों में जो अडानी के डिफेंडर हैं, या लोग ये कहेंगे कि देखा जो है मोदी जी का चमत्कार। अमेरिका में भी एफबीआई में जो है उन्होंने न केवल एक इंडियन बट एक गुजराती को अपॉइंट करा दिया। वो इतने उनके जो है संबंध जो है वो पैरवी की उन्होंने ट्रम्प साहब से, और ट्रम्प साहब ने ऑब्लाइज किया। और इसका तो अब पक्का मतलब है कि अब तो अडानी छूट ही जाएंगे, और उनको मालूम भी था, इसलिए एक दिन पहले वो कहे भी। जो अडानी ने स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट वो हिंदुस्तान की 15 साल 20 साल की हालात का वो उन्होंने विवरण किया है कि कुछ भी हो जाए, ये डॉन इतना ऊंचा है कि इसको कोई नहीं पकड़ सकता। वो कितने भी कानून वायलेट करें, इनको जो है नोबडी कैन टच हिम। और इस कॉन्फिडेंस से वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक से एक चुनौती आई और मैं हर चुनौती का सामना करता गया और उससे मैं मजबूत होता गया। क्या उनका कहना इसमें क्या गलत है? चुनौती आई, मोदी साहब आए, राहुल गांधी ने मामला उठाया, महुआ मोइत्रा ने मामला उठाया, दोनों को संसद से निकाल दिया। चुनौती आई माधवी बुच के ऊपर आंच लगाने की, माधवी बुच टस से मस नहीं हुई, उन्होंने सारा इनका कवर अप कर दिया और उसके लिए उनको रिवॉर्ड मिला। चुनौती आई जब सुप्रीम कोर्ट में, जब ये हंगामा हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया तो दौड़े दौड़े जो है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या पता उनको क्या समझ में आया, सुओ मोटो उसका मामला ले दिया। और चीफ जस्टिस ने एक ऐसी पक्षपात कमेटी बनाई कि उससे खराब कमेटी बन नहीं सकती थी जजों को छोड़ के। उसमें सब के सब जो है ये इनके ओब्लाइज्ड लोग थे और सेबी से वो गवर्न होते थे, और उस मामले को उन्होंने पूरा दबा दिया। तो बात तो वो सही कह रहे हैं कि जो भी चुनौती आई जब शेयर का दाम गिरा
तो फिर उसको बढ़ा लिया। चुनौती आई जब क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड की हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये जो है अपना शेयर का जो परसेंटेज है हर कंपनी में वो 75% को वायलेट करके ऊंचा रखे हुए हैं 90%, जो हमारा अंधा लंगड़ा लूला सेबी को नहीं दिख रहा है। देयर इज नो अदर वर्ड टू यूज फॉर दीज पीपल, है ना, जो सब कोई को दिखता है कि ये 90% पर इनका है और ये शेयर, इसी कारण ये शेयर का मैनिपुलेशन हो रहा है। वो स्विस कोर्ट आपको बता रही है, आपके कानून को बता रही है। तो उस चुनौती को भी ये झेल गए। तो क्या नहीं इन्होंने किया, कर लो, क्या ये सबसे बड़ा रुपया, ये हमारा कल्चर है गुजरात का, और ये है हमारा मॉडल। जब भी है, जिसको भी है, जहां भी है, जैसे भी है, सबको खरीद लेंगे। बस यही चंद हम लोगों जो छोटे वो है उनको ये नहीं खरीद पाते। वो अब उनका एक सबसे बड़ा दावा है कि अरे हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है ना, हम तो अब अमेरिका में भी लोगों को खरीद लेंगे, ये वो कह रहे हैं। तो अब कितने, वो चाइना में जैसे आपने कहा मुसीबत आई, उस समय वो डायमंड का काम करते थे, वो स्मगलिंग में, वो चाइना में उनके लोग पहुंच गए, नो लेस देन द प्राइम मिनिस्टर वेंट और उनको रेस्क्यू करके ले आए। तो अडानी जी जो अपने जगह कह रहे हैं, बात तो वो सही कह रहे हैं कि तुम होते कौन हो, देखा नहीं महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी को हमने कैसे सबक सिखाया। बट जो एक होता है ना कि जो कहते हैं कि प्रोवर्बियल कि इनका घड़ा भर गया, वो जो भर गया वो अब जो है यहां दिखा रहा है। अब हम लोग यही सोच रहे हैं कि क्या ये ट्रंप को भी खरीद लिए, और ये कैश, नाम भी बड़ा प्यारा है, कैश पटेल, अरे कश्यप से इसने कर दिया कैश अपने नाम को, वही उसका नाम ही चलता है वहां, इज नॉट नोन एज कश्यप पटेल, ही नोन एज रोकड़ा, रोकड़ा पटेल। तो जब रोकड़ा पटेल वहां आ गए तो ये सोचते हैं रोकड़ा रोकड़ा, इनको तो वही गुजराती भाई है, रोकड़ा ही समझ में आता है। तो वो अब यहाँ का रोकड़ा और वहां का रोकड़ा, नाम ही है रोकड़ा, तो फिर हमको कौन रोक सकता है, समझा, कोई नहीं रोकेगा। तो ये लेकिन अरुण जी, कॉन्फ्लिक्ट, क्या कैश पटेल को अडानी खरीद पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। नहीं नहीं, वो खरीदें, चाहे वो बिकने को तैयार हो या खरीदने को तैयार हो, उससे क्या होता है। द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इज कि क्या वो अमेरिका का जज जो जहां पर इनका इंडाइटमेंट गया है, जहां पर ये प्रोसीजर चालू हुआ है, क्या उसको ये खरीद पाएंगे, ये सवाल उठता है। बिकने को तो बहुत लोग हैं, तैयार हैं बिकने को, दाम बोली लगाओ, और बहुत लोग हैं जो गरीब होके भी नहीं बिकते हैं। आज आप देखते हैं आधे से ज्यादा जो है मिडिल क्लास बिक गया है। क्यों बिक गया है? क्योंकि हराम के पैसे बन रहे हैं शेयर बाजार में, तो वो सोचते हैं कि ये तो अडानी के कारण बन रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सबके सब चुप है। तो भले डेमोक्रेसी जाए भाड़ में, पैसा बने वो ज्यादा जरूरी है। तो हमारा ये कहना है कि इट इज नॉट विद इन द हैंड्स ऑफ आइदर ट्रंप और मिस्टर रोकड़ा पटेल, बट इट इज इन द हैंड्स ऑफ दैट जज जो कि उसको सुनेगा। उसको अगर ये खरीद सकते हैं तो भी वो अपनी इज्जत बचाएगा, वो उतनी पार्टीशन नहीं होगा जितना कि वो लेडी जज जिसको ट्रंप ने अपॉइंट किया था और जो डॉक्यूमेंट्स का मामला सुन रही थी, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो उसकी भी चमड़ी उतनी ही मोटी थी जितनी मोटी हमारे कुछ जजों की है यहाँ पे, उतनी ही मोटी उनकी भी थी। तो वो एक्सेप्शन है। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि ये देश जो है कमिटेड जुडिशरी की तरफ जा रहा है, पूरी तो कमिटेड नहीं है, बट 80-90% जो है, 60-70% वो कमिटमेंट आप देख रहे हैं। तो हमें इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहां पे जज इतनी जल्दी नहीं बिकते हैं, बहुत कम लोग बिकते हैं और सिस्टम है। तो कैश पटेल ये नहीं कर सकते कि इसको अब वहां कोर्ट से हटा दो, वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन, कोर्ट उसमें जो करे। तो कोर्ट में वहां पर जो भी है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने इसने पैसे उठाए हैं, 21, 22, 23, 24, हर जगह पैसे उठाए हैं, हर बार झूठ बोले हैं। तो अब ये है कि क्या, द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, इसकी क्या ट्रंप के राज्य में वो सिस्टम इतना डिटोरिएट कर गया कि वो हमारे तरह का मैंगो रिपब्लिक हो गया। हम बनाना रिपब्लिक नहीं कहते,
वो उधर के लिए है, हमारा हम है मैंगो रिपब्लिक। तो क्या इतना स्तर गिर गया कि जैसे अडानी यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते थे, आप देखिए 2000 करोड़ का यहाँ पे पूरा इंडाइटमेंट का रिकॉर्ड आ गया। ईडी, सीबीआई अभी तक कोई हैज नॉट मूव्ड, हर आदमी कह रहा हम इनोसेंट है। यहां तक कि वो चंद्रबाबू नायडू जो जिसको जेल किया वो भी नहीं मूव कर रहा है, वहां भी वो भी पुलिस नहीं लगा रहा है, कह रहा है कि देखो जगन रेड्डी ने, क्यों कि उसको भी रोकड़ा मिलेगा। तो इसलिए जो हमारे ये अडानी का स्टेटमेंट ये दिखाता है कि हमारे जो लीडर्स पावर में है, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो पावर में है, हमारी जो जुडिशरी है, वो सबको ये खरीद सकते हैं और इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इट इज नॉट अ कमेंट्री ऑन अडानी, इट इज अ कमेंट्री ऑन आवर सिस्टम कि हम कितना डिटोरिएट कर गए, कि और भी अब डिटोरिएट करें, जो है शायद नहीं, हम लोग सोचते हैं इससे ज्यादा नहीं डिटोरिएट करेंगे, लेकिन फिर देखते हैं कि और डिटोरिएट कर गए। जी बिल्कुल ठीक है। हिमांशु, आप इस पूरी घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? पहले तो जो स्टेटमेंट अदानी ने दिया और ये जो नए एफबीआई डायरेक्टर है कैश पटेल, क्या इनसे कोई आपको कनेक्शन लगता है कि कोई ना कोई एग्जिट डोर या बेल आउट पैकेज, क्या एक और रिश्वत के थ्रू क्या गौतम अदानी देख रहे हैं? तो इन दोनों चीजों पे अगर आप कमेंट करें तो बहुत अच्छा होगा। जी नहीं, उनका जो कल का स्पीच था, नमस्कार आपके जनगण मन के दर्शकों को, और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपके जितना सब्सक्राइबर बेस है उससे 3-4 गुना आपका व्यूज़ आ रहा है, तो आपका चैनल बढ़े, यही शुभकामना। जैसे अग्रवाल साहब ने दी, हम भी दे रहे हैं, और जो भी ये शो देख रहे हैं, अग्रवाल साहब को नमस्कार, आपको नमस्कार। द पॉइंट इज़ कि कल जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि एनडीटीवी प्रॉफिट का इस्तेमाल अब शुरू हुआ है, क्योंकि एनडीटीवी प्रॉफिट ने वो स्पीच पूरा का पूरा लाइव टेलीकास्ट किया। तो क्लियरली मैसेज यही था कि जिस तरीके से हमने पिछले आपके जो एपिसोड्स में जो बात कही थी कि हिंडनबर्ग के बाद इन्होंने मार्केट और मीडिया, इनको कैसे मैनेज करना है, इस दिशा में जा चुके हैं, और ये आ रहा है शनिवार की शाम को। तो आपको कल मुझे लगता है नज़र रखनी पड़ेगी हम सबको कि इनके स्टॉक के भाव में क्या इजाफा होता है। मधु केला के बारे में भी अग्रवाल साहब ने एक बात रख दी कि उन्होंने भी जिस तरीके से पूरी बात रखी अपनी, मधु केला ने, तो ये हिंडनबर्ग से ये लोग ये सीख गए कि मार्केट और मीडिया को कैसे मैनेज करना है। लीगली इनका जो भी, मैंने जैसे कहा, वॉर रूम है, सब ओपिनियन पीसेस देख रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं डिजिटल मीडिया में इसको फॉलो कर रहे हैं। कैश पटेल का अपॉइंटमेंट जो है वो भले, मतलब जैसे सर ने कहा कि ये सब हो जाएगा, ये अठन्नी छाप ट्रोल सब बोलना शुरू कर देंगे कि ये हो गया, वो हो गया, इसने करवा दिया, ये करवा दिया, गुजराती कनेक्शन। लेकिन यहाँ पे मामला क्या है आप समझिए, सबूतों के आधार पे 2019 से लेके 2024 में यह मामला सामने आया। 2019 से लेके 2022-23 तक जो भी इन्वेस्टिगेशंस हुई उसके बेस पे ये चीज बाहर आई है। तो सबूत है, उसके ऊपर एक आरोपनामा है, इंडाइटमेंट जिसको हम कहते हैं, और आरोपनामा में ये कहा गया है कि 21 दिन में आप जवाब दीजिए। उस जवाब के बेसिस पे, क्योंकि इंडाइटमेंट के 17 दिन 70 डेज के अंदर ट्रायल शुरू होनी होती है, तो वो ट्रायल कैसे शुरू की जाएगी, जवाब के मिलने के बाद किस दिशा में ये जाएगा, मुझे लगता है इन सब मुद्दों के ऊपर हमको नजर रखनी पड़ेगी। कैश पटेल की भूमिका मैं कोई इतनी बड़ी यहाँ पे इसलिए नहीं देख रहा हूँ कि एफबीआई ने जो अपना काम करना था, सबूतों को इकट्ठा करके जो देना था कोर्ट को, वो दे दिया है। तो अब अगर मान लीजिए वो सबूतों को कुछ उसके साथ छेड़खानी या कुछ भी करने की कोशिश होती है एफबीआई की सुपर अथॉरिटी के ऑफिस से, तो जैसे अग्रवाल साहब ने पिछले उसमें भी कहा कि उन्होंने जो कहा था कि मैं मीडिया को सबक सिखाना चाहता हूं, तो मीडिया भी कैश पटेल को सबक सिखाने के तैयारी में बैठी होगी। अगर कुछ भी फिंगरप्रिंट इनके मिलते हैं, कुछ भी होता है, तो वो एफबीआई में ऑफिस में जाने से पहले उनकी समस्याएं शुरू हो जाएगी। और जैसे इनके फादर ने ट्वीट किया है कि मॉटल से लेकर यहाँ तक की जर्नी आसान नहीं है, तो वापस शायद मॉटल पे भी बैठने के दिन आ जाए। और आजकल मॉटल चलाना अमेरिका में इतना आसान नहीं है, तो ये सब चीज़ें भी हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता है कैश पटेल का इतना बेनिफिट यहाँ पे इनको मिलेगा। हाँ, दूसरी बात कि ये जो अमेरिकन बॉर्न गुजरातीज होते हैं ना, उनको वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, वो उनको गुजराती अगर यहाँ पे आ जाते हैं, कभी कभार गुजराती खाना खाने ले जाओ तो भी इनका पेट बिगड़ जाता है, वो इतना स्पाइसी खा भी नहीं सकते हैं, वो गुजराती में बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, मिनरल वाटर से हाथ धोते हैं। तो ये वो जो गुजरातियत वाला मामला यहाँ पे इनके साथ फिट बैठे, ऐसा मैं इतना आसान मानता नहीं हूँ।
बाकी चीज है, एक चीज आई मीन अग्रवाल साहब ने पिछले शो में भी कही थी कि किसी ने ट्वीट किया है कि इज द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट पर्सन, उसके कुछ फॉर्मर एफबीआई डायरेक्टर ने कहा है। तो मुझे लगता है ट्रंप एक तरीके की मीडियोक्रेसी ट्रिगर करना चाहते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। अभी क्या है, ट्रंप की ये दूसरी टर्म है, तो वो समझ गए कि पिछले टर्म में जो मिस्टेक्स की है उसको रेक्टिफाई करके अगर आज्ञाकारी समाज चाहिए, वहां पे भी संस्थाएं ध्वस्त करनी है, तो ऐसे ऐसे लोग बिठाने पड़ेंगे जो रबर स्टैंप हो। क्योंकि ये जो बात आती है ना, ट्रंप का बेसिकली बैकग्राउंड एक बिजनेसमैन का है, खास करके रियल एस्टेट। तो मैं तो उसको एक रियल एस्टेट का दलाल ही मानता हूँ, ज्यादा कुछ मानता नहीं हूँ, वो भले प्राइम प्रेसिडेंट जो भी हो। बट पॉइंट इज ये कि उसका माइंडसेट वो रियल एस्टेट वालों जैसा है, वो धंधे वालों जैसा है। और धंधे में क्या होता है, बिजनेस हाउसेज में चेयरमैन सबसे ऊपर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, टॉप लीडरशिप, वो जो बोलती है वही होता है। तो ये जो गुजरात मॉडल वगैरह की बात आती है, गुजरात मॉडल बेसिकली क्या है, एक बिजनेस मॉडल ही है ना, बिजनेसमैन का मॉडल है। बिजनेसमैन ने क्या किया, यहाँ पे एक आज्ञाकारी कंपनीज बनाई, उसमें सब जोल जाल होता रहता है, किसी को पता नहीं चलता। यही चीज यहाँ पे हुई है। 2019 से ये मामला चल रहा था, 2018 से अदानी का अगर आप देखेंगे तो राइज शुरू हुआ है एयरपोर्ट्स वेयरपोर्ट्स वगैरह को लेके। उनके स्टॉक प्राइस में अगर मैनिपुलेशन या हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो उन्हीं दिनों की थी कि कैसे इनकी वैल्यूएशन 85% प्लस चली गई सभी स्टॉक्स में। तो तब से ये मामला चल रहा है। तो क्लियरली बात थी कि अभी तक तो ये मामला पब्लिक डोमेन में आया नहीं, 5 स्टेट में घूस दी जा रही थी। 5 स्टेट के मीडिया के जो ब्यूरो चीफ्स या जो भी थे उनको भी पता नहीं था। पावर सेक्टर कवर करने वाले रिपोर्टर्स जो दिल्ली और बॉम्बे में बैठे, उनको किसी ने नहीं बताया कि ये मामला हो रहा है। मतलब कोई राइवल कंपनी से तो बताएगा ना कि बॉस ऐसा हो रहा है, जरा चेक कीजिए। तो मीडिया का मॉडल भी ध्वस्त हो चुका है, तो ये पूरा आज्ञाकारी समाज बन चुका है। अब ट्रंप वही चीज वहां करना चाहते हैं, संस्थाओं को ध्वस्त करेंगे, ऐसे रबर स्टैंप्स बिठाएंगे और वहां का मॉडल ध्वस्त करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस मामले में एफबीआई ऑलरेडी अपना कार्य कर चुकी है, सबूत दे चुकी है कोर्ट में। ये कैसे, मतलब सबूत के साथ जो आरोपनामा लगा है, आरोपनामा में कहा गया है कि आपने ऐसा ऐसा किया, आपने यूएस के इन्वेस्टर्स को डूब किया है, यूएस के इन्वेस्टर्स को सही जानकारी नहीं दी और पैसा आपने उठाया है। तो वहां के जो राष्ट्रवादी वकील होंगे वो अपने राष्ट्र के लिए लड़ेंगे, अपने इन्वेस्टर्स के लिए लड़ेंगे। और वहां का राष्ट्रवाद हमारे राष्ट्रवाद से पुराना है। वहां के राष्ट्रवाद के चलते वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की थियरी बुश ने निकाली थी, पूरी दुनिया मान रही थी, सिर्फ मीडिया में 4 लोग थे जो नहीं मान रहे थे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होक्स है, पूरी थियरी होक्स है। तो वहां का राष्ट्रवाद बहुत अलग है। वियतनाम वॉर की अगर आप देखेंगे तो वहां का जो राष्ट्रवाद था उस समय पे अलग था। निक्सन गेट्स अगर आप देख लीजिए तो वहां पे वो राष्ट्रवादी तत्व सब है और वो इस दिशा में जाएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि इसके सामने अदानी की जो लीगल बैटरी होगी वो कैसे इस केस को एड्रेस करती है, कैसे फाइट करती है और उसका क्या आउटकम होता है। मुझे लगता है इन सब मुद्दों के ऊपर हमको बारीकियों से नजर रखनी पड़ेगी। हिंडनबर्ग के जो मतलब जो भी एलिगेशंस उसमें लगे थे, जो भी बातें आई थी, 88 क्वेश्चंस थे, 400 से ज्यादा पेज का जवाब अदानी ने दिया था। लेकिन बाद में माधवीपुरी बूच वाला मामला भी सामने आया, तो इसमें इनको प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ये एक लीगल चैलेंज है और इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, फिलहाल इसके ऊपर डिबेट करना इसलिए वो नहीं रहेगा कि हमको पता नहीं है लीगल आउटकम इसका क्या रहेगा। दूसरा, इसको बैन भी किया जा सकता है अमेरिकन मार्केट से पैसा उठाने में, इसको शायद मतलब लाइफ टाइम के लिए भी बैन किया जा सकता है। अगर वो होता है तो जैसे रॉयटर्स के पॉडकास्ट हिमांशु में, जी, हिमांशु जी, बैन, हाँ, बैन करने की जरूरत नहीं है। वो अपने हाँ ही वो लोग नहीं ले आएंगे। अगर आपकी हाँ, नेगेटिव वो भी रेटिंग हो नहीं गई। आएंगे, वो भी हाँ नहीं आएंगे, हाँ वो भी नहीं आएंगे। लेकिन हाँ अगर हम रॉयटर्स के पॉडकास्ट वगैरह सुनेंगे तो रॉयटर्स के पॉडकास्ट में एक जो जर्नलिस्ट है श्रुतम्मा करके, उसने तो ओपन एडवोकेसी कर ली है कि अगर आप इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को फंड करना चाहते हो तो अदानी को फंड नहीं करोगे तो किसको करोगे। तो ये भी मीडिया का किसको? एक मैनेजमेंट का पार्ट वहां पे हो रहा है। और जो हमेशा हमारी चर्चा होती है अंदर क्या हो रहा है, तो बात अंदर से ये मतलब पता चली है मुझे मेरे सोर्सेज के जरिए कि दिल्ली बॉम्बे से पीआर एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, जो एक जमाने में मीडिया में थे या जो अभी पीआर में चले गए। तो वो ऐसी फॉरेन की फर्म्स, इनका पूरा का पूरा जो टेम्पलेट चल रहा है अभी मार्केट और मीडिया को मैनेज करने का, या किसी मल्टीनेशनल पीआर का काम है। और उसमें ऐसे लोग बैठे जो एक जमाने में पत्रकार थे, इनको पता है क्राइसिस कैसे मैनेज करनी है। तो नहीं, तो दिल्ली आप और ये कह रहे हैं कि दिल्ली और बंबई से पीआर के बड़े बड़े लोगों को अदानी ने बुलाया है कि इस पूरे क्राइसिस को मैनेज। प्रिसाइजली नॉट ओनली दैट, पीआर के मल्टीनेशनल फर्म्स के लोग भी इसमें मतलब ये पूरा का पूरा हैंडल कर रहे हैं फिलहाल। यहां तक मुझे पता चला है, मेरे पास कॉन्क्रीट नाम वगैरह नहीं है, वरना मैं नाम भी दे देता कि ये लोग बैठे हैं वहां पे।
बट पॉइंट ये है कि ये पूरा हो रहा है, और ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए लागू किया जाता है क्राइसिस मैनेजमेंट के उसमें, तो यहाँ पे ये सब हो रहा है। लेकिन ये लीगल चैलेंज है, और लीगल का कैसे आउटकम होगा मुझे लगता है ये सब देखना। चलो, हिंडनबर्ग के बाद इन्होंने मार्केट और मीडिया को मैनेज करना सीख लिया है। हिंडनबर्ग के मुकाबले इनकी स्पीड भी बढ़ गई है, इनका हर एक तरीके से मतलब एक पॉजिटिव वो डालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे पीटीआई की स्टोरी हो, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड की, या फिर श्रीलंका की जो स्टोरी आई वो हो, या ब्लूमबर्ग की स्टोरी आई कि जापानीज बिलियनर्स या जापानीज बैंक्स इनको वाउच कर रहे हैं, भले इंडाइटमेंट हो गया, ये हो गया। फिर ये कल जो मामला हुआ, कल जिस तरीके से स्पीच पूरी की पूरी 39 मिनट्स की लाइव टेलीकास्ट हुई, तो ये सब वो कर रहे हैं, और इसके जरिए मार्केट में भी इनका मतलब प्राइसेस हिमांशु जी, ये भी मैनेज कर रहे हैं। हिमांशु जी 39 मिनट्स वो इंग्लिश में बोले बिल्कुल कि गुजराती की मिक्सचर था? बिल्कुल इंग्लिश में बोले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश। आई हर्ड स्पीच इंग्लिश पूरा में अंग्रेजी। हाँ 39 मिनट्स इंग्लिश में बोले, और ऐसे ऐसे वर्ड्स नहीं, बट आई एम श्योर हिमांशु अडानी एक मिनट लेट मी आंसर सुनील जी, लेट मी आंसर अरुण जी, सॉरी। इंग्लिश में बोले वो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो शब्दों का इस्तेमाल किया कि इनोवेटिव वंडर बिकेम अ मार्केट डिसरप्टर, ये शब्द किसी पीआर या कॉम के जरिए ही आ सकते हैं। ये मिस्टर गौतम मतलब अडानी के शब्द नहीं, उनको बुलाया गया है। मैंने टेलीप्रॉम्प्टर ही से बोले होंगे। अब रहा कि टेलीप्रॉम्प्टर थे, उनका हाँ, तो गुजराती एक्सेंट में बोले, गुजराती में लिखा था कि उनका एसेंट भी थोड़ा गुजराती इश था, लेकिन वो इंग्लिश में 39 मिनट्स बोले। एनडीटीवी प्रॉफिट ने लाइव टेलीकास्ट किया पूरे स्पीच का, आई थिंक रिपब्लिक ने भी किया, सभी ने, मतलब एएनआई वगैरह सभी ने किया है। जयपुर में यह था, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का फंक्शन था, क्योंकि एक जमाने में वो हीरे के व्यापारी थे, हीरे के सौदागर थे, 10,000 पहला कमीशन कमाया, यही बात भी की। The function was Gems and Jewelry Awards। लेकिन जो बात आप हिमांशु कह रहे थे कि दिल्ली और बंबई से अगर लोगों को पीआर के लिए बुलाया गया है और वो उस पूरे क्राइसिस को मैनेज कर रहे हैं, तो अरुण जी इस पर क्या कहेंगे कि अदानी को क्या वाकई में अब लग गया है कि इस बार तो क्या पता है हिंडनबर्ग से तो हम बाहर निकल आए, लेकिन जैसा हिमांशु कह रहे हैं और आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं लगातार कई दिनों से कि भाई ये बड़ा लीगल चैलेंज है अदानी के लिए, तो क्या इस लीगल चैलेंज को, क्या एक पीआर के कुछ ग्रुप के लोगों से क्या वो निपट लेंगे इस क्राइसिस को? अरे ये सोचते हैं कि हम निपट लेंगे। अब हो सकता है अभी वो जाके वहां पर पहले अमेरिकन लॉबिस्ट को खरीदे, क्योंकि यहाँ के पीआर एजेंसी तो उनको बताएंगे नहीं कि वहां पर जाके अमेरिकन लॉबिस्ट को खरीदो, क्योंकि वो बड़े महंगे होते हैं। तो अगर वहां खर्चा करेंगे तो ये पीआर एजेंसी के पेट पर लात मरेगी, तो वो अपना नुकसान क्यों करेंगे? वो तो उनसे बेवकूफ बना के पैसा बनाने वाले हैं। एवरी क्राइसिस इज अ मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी फॉर दीज पीपल। मैं एक ट्रम्प का ट्वीट पढ़ता हूं और उसके बारे में फिर बात करेंगे। वो क्या कहते हैं, ब्रिक्स के बारे में कह रहे हैं, एक ही लाइन पढ़ता हूं, लंबा ट्वीट है। वे रिक्वायर अ कमिटमेंट from these countries that they will neither create a new BRICS currency nor back any other currency to replace the mighty US dollar, or they will face 100% tariffs and should expect to say goodbye to selling into the wonderful US economy. अब इसका बार्गेनिंग चिप आ गया, अदानी के मामले में बार्गेनिंग चिप आ गया। नहीं, बार्गेनिंग चिप नहीं आया। इसका मतलब समझिए कि ये डॉलर में हम रशियन ऑयल खरीद रहे, नहीं, ये रूबल में हम खरीद रहे थे रशियन ऑयल जी। वो ऑयल जो है अंबानी जी के रिफाइनरी में जा रहा था और वो कमा रहे थे और हम यहाँ पर रूबल का ये कर रहे थे। तो एक तो उनको इफेक्ट करेगा, दूसरा कि इससे अमेरिकन करेंसी जो है स्ट्रांग होगी कि और हमारा रुपया 2, 4, 5 रुपया और लुढ़केगा। आप 84 से 990 चले आवेंगे। ये अडानी जी का और कर्जा बढ़ जाएगा जितना डॉलर डिनोमिनेटेड। समझाना तो मेरा तो ये जी, मैं छोटा सा डाउट है इसलिए मैं बस उसको कंफर्म आपसे कर रही हूँ कि क्या अब अदानी की वजह से रुपया भी नीचे गिरेगा? अदानी ने इस तरीके की हरकत नहीं, उनके कारण नहीं गिरेगा। ये ट्रम्प का जो ये है टैरिफ का जो उसने थ्रेटन किया है कि नहीं, उनकी दूसरी चैलेंज है कि टैरिफ से गिरने भी ना दे, क्योंकि रुपया अगर गिर गया तो उनका डेट बढ़ जाएगा।
उनका किनका, हाँ उनका डेट, अडानी का डेट बढ़ जाएगा। और फॉरेन में तो ट्रंप ने तो ये डॉलर की बात की है कि डॉलर विल बी, जो एक फेमस स्पीच है जॉन एफ कैनेडी का, हाँ, जिसमें वो कहते हैं कि एंड द डॉलर विल बी एज स्ट्रॉन्ग एज अ डॉलर। दैट इज हिज पंच लाइन इन दैट स्पीच। जब हम बच्चे थे तो हमने वो सुना था। तो वही हाल है ट्रंप का कि इट विल बी एज, मैंने नेशनलिज्म का एक वो प्रमाण है कि डॉलर शुड नॉट फॉल। तो डॉलर अगर वहां पर रहेगा तो इनका जो है रीपेमेंट लायबिलिटी विल गेट इनटू बिलियंस, क्योंकि सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा इन्होंने बाहर से बोरोइंग करी है। तो अभी इनको तो ये चिंता है कि बाहर का डेट हम कैसे चुकाएं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में इतना दम नहीं है कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ये फाइनेंस कर सके। मोदी जी कितना नोट छापेंगे, बैंक कितना लेंड करेंगे, दे आर ऑलरेडी एट देयर अपर लिमिट कि एक पर्टिकुलर बिजनेस हाउस को आप इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते हैं। तो हम कह रहे हैं इनके ऊपर जो एक तरफ तो जो जुडिशियल करप्शन की का जो वो विपत्ति आई हुई है, ऊपर से यहाँ पर एक फाइनेंशियल और लंबी चोट लग गई, क्योंकि ये बात जो है और ये अडानी को भी इफेक्ट। अभी आप बता रहे हैं इतने रिलेशंस खराब थे, जहां ट्रंप ने बात करी टैरिफ्स की, तो ट्यूडर जो है वहां से कनाडा से भागे भागे गए मार्गो लोगा में कि भैया हमारे ऊपर नहीं टैरिफ। ये टैरिफ से हर देश घबराता है और उसको वो डंडा जो है, सोटा उसका जो है, उसको आता है चलाना। तो हमको उम्मीद नहीं है कि ये अडानी अगर सरेंडर भी करेगा तो जुडिशियल सिस्टम जो है उसका इतना जल्दी, इतने कम समय में डिटोरिएशन नहीं होगा जैसा हमारे यहाँ हुआ, वो नहीं। हमारे यहाँ जो जुडिशरी ने जो घुटने टेक दिए, जो कि मैं कल कह रहा था, कल मैं आपको बताता हूँ, मार्क माय वर्ड्स, दुष्यंत दवे के जो आंसू थे वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। उसके बाद कोई भी आदमी जो है चंद्रचूड को कभी नहीं बिलीव करेगा। चंद्रचूड की पूरी इज्जत, बिकॉज दैट केम फ्रॉम हिज हार्ट, और कोई नहीं बिलीव, वो चंद्रचूड कितना भी कहे। और उसने यही कहा कि दिस मैन वाज सो इंटेलिजेंट, ही न्यू एंड स्टिल ही अलाउड ये कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे को जाके उसमें जो है इंटरफियर करो, इन स्पाइट ऑफ द एक्ट ऑफ 1991, कि हिंदू मुस्लिम का ये बात करता है सेक्युलरिज्म और भाईचारे की, बहुत ही बड़ा। तो मैं कह रहा हूं दे आर गुड पीपल, ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में भी है, लेकिन ये है कि अब ये हो गया, हु बट मोदी, हु बट अडानी, टू बिग टू फेल। ये इस बात को हिमांशु समझेंगे, ही इज टू बिग टू फेल। इतने बड़े हो गए हैं कि वो अगर फेल करेंगे तो हम भी फेल करेंगे, ये हो गया है यहाँ पे। तो वी हैव टू डिसअब्यूज लोगों को कि देखिए ये और कुछ नहीं है, ये इनका जो है ये घूसखोरी का मॉडल है, और उसमें हमें हर जगह। अब उस दिन एक कोई बहुत, सुप्रिया सिन्हाते ने कहा, एक व्हील चेयर का लखनऊ में 3,000 रुपये लगने लगा। मतलब कि इफ यू वांट अ व्हील चेयर इन द एयरपोर्ट यू कैन पे यू हैव टू पे 3,000 रुपीज। तो ये अडानी मॉडल है कि मिडिल क्लास को चूसो, उससे जो है ज्यादा पैसा इकट्ठा करो, और अपना साम्राज्य जो है वो जैसे अब हम लोग कह रहे हैं कि वेस्ट इंडिया कंपनी, उसको बरकरार, यही उनका मॉडल। जी बस चलते चलते मानशु आपसे यही कमेंट लूंगी कि अब इनको पूरी अपनी जो सबमिशंस है अदानी को कब तक देनी है, और अब लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, क्योंकि 11 दिसंबर तक शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनको अपना रिप्लाई फाइल करना है। उस रिप्लाई में क्या कुछ कहा जाएगा, कुछ उसकी संभावनाओं पर अगर आप थोड़ा सा रोशनी डालेंगे, और अब तैयारियां किस तरीके की चल रही हैं। आपने एक पॉइंट बताया कि दिल्ली और मुंबई से अब लोगों को बुलाया गया है, अदानी ने बुलाया है ताकि इस पूरे क्राइसिस को मैनेज किया जा सके। लेकिन ये केवल पीआर एक्सरसाइज ही नहीं है, इसमें तो बहुत कुछ अभी है, और क्या कुछ कर सकते हैं कुछ अगले दिनों में गौतम अदानी। इसीलिए ब्रांड मैनेजर की पोजीशन आई थी, 4 म्यूजियम डायरेक्टर वगैरह की भी। तो ये पीआर एक्सरसाइज के बाद ही ये सब शुरू हुआ है, ब्रांड को भी मैनेज करना है इनको। जहां तक इंडाइटमेंट का सवाल है, 21 दिन में इनको रिटर्न आंसर देना है, या जो भी जिस तरीके से भी आंसर देना है, मुझे लगता है वो 11 दिसंबर तक उनको आंसर देना है।
और इंडाइटमेंट का आंसर देने के बाद इसको ट्रायल में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि आई थिंक 70 डेज का टाइम होता है, तो 30-31 जनवरी तक इसको ट्रायल में ले जाना पड़ेगा। तो जवाब के बाद मुझे लगता है एक्स्ट्राडिशन वगैरह की बात आएगी। लेकिन इस बीच 2-4 मुद्दे जो मैंने एक सुहासिनी हैदर जी जो है इसमें हिंदू में उनका एक वीडियो देखा जो बायलैटरल रिलेशंस पे पूरी बात करती है ग्लोबल उसके ऊपर, एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि क्वाड की समिट में ट्रंप भारत आने वाले हैं, और यहाँ पे जब 17 दिन का ये जो टाइम मिला है उसमें 50 दिन में ट्रंप वहाँ पे सत्ता में बैठने वाले हैं। तो ये समीकरण भी देखना पड़ेगा। पर हमारी बहुत क्लियरली हमारा मानना है कि जिस तरीके से व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट देके दरकिनार कर दिया है कि एसईसी और डीओजे वो एक इंडिपेंडेंट बॉडीज है, व्हाइट हाउस का उससे कुछ लेना देना नहीं है। इंडिया और यूएस के रिलेशंस है जो वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बने हुए हैं। और अभी जो स्टेटमेंट आया ब्रिक्स का कि ब्रिक्स अपनी कोई करेंसी लॉन्च नहीं करेगा, तो क्लियरली ये 240 सीट के बाद का स्टेटमेंट। तो इसमें भूल जाइए जो भी ट्रोल आर्मी शोल आर्मी जो समझ रही है कि इसके आने के बाद कुछ चीजें होगी। लीगल आउटकम, वकील वहां पे अपने इन्वेस्टर कंट्री के इन्वेस्टर इंटरेस्ट के लिए कैसे फाइट करते हैं। हमारे वकील जो है या जो अदानी ग्रुप के जो भारत से वकील जाएंगे या हरीश साल्वे जाएंगे या कोई दूसरे वहां के लॉ फर्म के वकील होंगे, वो इस मुद्दे को किस तरीके से पेश करते हैं, किस तरीके से सागर अदानी गौतम अदानी टेस्टिफाई करते हैं, अपनी टेस्टिमनी देते हैं। बाकी के जो 4-5 लोग हैं वो भी अपनी टेस्टिफाई कैसे करते हैं, को कॉन्स्पिरेटर 1, को कॉन्स्पिरेटर 2, ये सब का अगर जब हमको डॉक्यूमेंट मिलेगा पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि किस दिशा में जा सकता है। एंड आई एम श्योर अग्रवाल साहब इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं कि कोर्ट में चर्चाएं कभी प्रो होती है, कभी एंटी होती है, मतलब डिफेंस के फेवर में भी होती है, लिटिगेशन के फेवर में भी होती है। और फैसला जब आता है तब पता चलता है कि सही में क्या निष्पक्ष पे पूरी चीज आई, क्या निचोड़ आया इसका। तो फिलहाल कुछ कहना कि जज क्या करेंगे, इसको खरीद लिया जाएगा, उसको खरीद लिया जाएगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। सबूतों के आधार पे एफबीआई ने जो जांच की है उसके आधार पे ये पूरा का पूरा इंडाइटमेंट है 5 काउंट का। अब उसको कैसे लीगली ये लोग चैलेंज करते, लीगली कैसे फाइट करते, यही देखना है। लेकिन एक छोटी सी चीज बस चलते चलते, आपने कहा कि 11 दिसंबर तक उनको अपना जवाब देना है इंडाइटमेंट के ऊपर, तो यानी आज 1 तारीख हो गई है। अब अदानी के पास 10 दिन बचे हैं रिश्वतखोरी और घूसकांड के मामले में जवाब देने के लिए। 36 साल 9 महीना 8 दिन और ये 16वां घंटा चालू है, ऐसा है ये। अग्निपथ का फेमस डायलॉग है ना, वैसा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरुण जी के एक कमेंट से फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करती हूँ। अरुण जी क्या कहेंगे सर? जी नहीं, अब देखिए, हम लोगों तो उम्मीद यही करेंगे कि उनका इंडाइटमेंट हो, क्योंकि हिंदुस्तान का सिस्टम तो उनको नहीं पकड़ सकता है अगर वो कहीं। और ये हम लोगों ने बार बार देखा है कि हर करप्शन का मामला फॉरेन कंट्री से ओरिजिनेट होता है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि इंडिया इज अ हेवन फॉर द करप्ट पीपल, है ना। तो हम तो इसी उम्मीद पर हैं कि वहां पर अगर वो इंडाइट में वो कन्विक्टेड हो जाएंगे तो कम से कम यहाँ घपला करना तो बंद करेंगे। नहीं तो अब तो ऐसा भी लग रहा है कि माधवी बुच को भी शायद ये एक्सटेंशन देने वाले हैं, क्योंकि अभी उस फ्रंट पर तो एकदम सारे लोग चुप हैं। देख ही रहे हैं कि पार्लियामेंट में भी लोग समझ गए हैं कि अगर एडजर्न कराना हो तो कम से कम राज्यसभा में तो अडानी का नाम ले लो। तो जैसे ही अडानी का नाम आता है, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड करके वो एडजर्न हो जाता है। तो अभी अब वो पार्लियामेंट जो है चलेगी नहीं चलेगी, मतलब कि हमने जो है आज तक नहीं देखा कि वन सिंगल कॉर्पोरेट ग्रुप हैज डोमिनेटेड द डिस्कोर्स, हैज बिकम सो सेंट्रल। Hijack is the word to use. Hijack. Everything is revolving around Adani, है ना, आज तक नहीं देखा। एंड जो खराब बात यह है कि आप इस आदमी में, प्लीज टेल मी व्हाट कैन आई एडमायर इन हिम, कौन सी ऐसी वर्च्यू है अपार्ट फ्रॉम मेकिंग मनी द रॉन्ग वे, जिसमें अगर कोई वैल्यू बेस्ड आदमी है तो कौन सी ऐसी चीज है हम जो कि इनके बारे में एडमायर करें? क्या यही एक एग्जाम्पल होंगे फॉर दिस कंट्री कि अगर तुम्हें पैसा बनाना है या ये होना है तो विल यू टीच योर चिल्ड्रन टू बिकम लाइक अडानी?
अब तो हमने सुना है कि एडुकेशन के फील्ड में भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? तो वही वैल्यूज को उनको बताने के लिए, जो ये मेरे वैल्यूज है, यही वैल्यूज तुम इसको अडॉप्ट करो। लखनऊ में कहीं खोल रहे हैं, जगह का नाम नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, लेकिन एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। तो हमारा ये कहना है कि दिस अडानाइजेशन ऑफ दिस कंट्री, इंडियनाइजेशन से तो अब अडानाइजेशन हो गया। तो उसका एक ही कंपटीटर है, दूसरा तरफ है वो संघ। तो देखिए क्या होता है। वी आर इन फॉर वेरी बैड टाइम्स, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली। अब ये लीगल चैलेंज है। I would like to end it. I would like to end it on one quote. Everything that is visible hides something that is invisible. तो इसमें इनविजिबल क्या हो रहा है हम किसी को पता नहीं है। विजिबल जो है हमको दिख रहा है, जो बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं, तो वो भी किस तरीके का नैरेटिव है, कहाँ से आ रहा है, हमको कुछ पता नहीं है। बट इनविजिबल कुछ बिल्कुल है जो हमको पता चलेगा जब कोर्ट में ट्रायल में ये जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बात अभी अरुण जी कह रहे थे कि अदानीआइजेशन जो हम देख रहे हैं भारत में तो हो चुका है, लेकिन क्या अमेरिका का भी अदानीकरण वो कर पाएंगे, ये मुश्किल लगता है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बहुत ही इंडिपेंडेंट है और जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है ऑलरेडी सारे जो चीजें हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, तो उम्मीद कम है। लेकिन अदानी है और मोदी जी है। ट्रम्प ने बार्गेनिंग चिप डाल दी है ना कि आप ब्रिक्स की करेंसी नहीं निकालोगे, तो अब आपका जिम्मा हो गया। अगर आपको अदानी को बचाना है तो ब्रिक्स की करेंसी ना निकले, तो उसमें क्या रशिया, चाइना, ये सब साउथ अफ्रीका इकट्ठा हो गए इस मामले में? नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आप जो कह रहे हैं कि बार्गेनिंग चिप ब्रिक्स की करेंसी है, तो अब पूरा दारोमदार भारत के ऊपर डाल दिया जाएगा कि भाई आप इंश्योर करें कि ब्रिक्स के नेशंस करेंसी के लिए मांग ना करें। तो बात यहाँ पे वापस उसी मुद्दे पे आके खड़ी रहती है जो स्टेटमेंट हमने लगाया था आपके चैनल पे, दूसरे शोज में, कि द कॉर्पोरेट वॉर ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी एंटर्ड द पॉलिटिकल अरीना एंड नाउ इट इज एंटरिंग इनटू द डिप्लोमेटिक अरीना वर्ल्ड वाइड इन द एक्सटर्नल अफेयर्स काइंड ऑफ एरिया, व्हिच इज नाउ ट्रिगरिंग द ट्रेड वॉर्स एंड द करेंसी वॉर्स, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, खैर बहुत ही कहानी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है, लेकिन फिलहाल तो ये देखना होगा कि 10 दिन में अदानी रिप्लाई क्या देते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अरुण जी, हिमांशु, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।